नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है। व्हाट्सअप पर आप स्टेटस लगा के भी शेयर कर सकते हैं। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अगर तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी सुविधा के लिए। आप प्लेलिस्ट में जाके शुरू से क्लासेस देख सकते हैं। आपको यकीनन लाभ ही नहीं, बहुत ज़्यादा आपकी जो दृष्टि है, जो बौद्धिक क्षमता है वो विकसित होगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसी के साथ में यदि किसी को कोई जानकारी लेनी है शोध के विषय में या कोई अन्य विषय में, तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर, जो कॉलिंग नंबर है, वो भी आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कॉल करने का समय आप ध्यान रखिएगा, शाम को 7 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं। इससे पहले या बाद में कॉल करेंगे तो हो सकता है कि आपका संपर्क हमसे ना हो पाए, ठीक है। इसी के साथ में फीडबैक अपना थोड़ा सा बढ़ाइए। और आपका अपना परिवार है डीएस एकेडमी, मैं अकेली नहीं हूँ। आप नहीं होते तो फिर ये इसका डीएस एकेडमी का कोई मतलब ही नहीं होता। आप हैं तो हम हैं, ठीक है। लेकिन इस परिवार को जितना हो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। आपका अपना परिवार है, आपकी अपनी संस्था है डीएस एकेडमी, ठीक है। और आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी मैम है, जैसा चाहें आप वैसा पढ़ सकते हैं। जितना आपको सफिशेंट लगता है, जितना आपकी परीक्षा उपयोगी तथ्य होते हैं, वो हम सभी तथ्य आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। प्रश्न बन चुके हैं, यहाँ से भी बता देते हैं, और क्या प्रश्न आगे एक्सपर्ट एग्जामिनर बना सकता है उस दृष्टि से भी हम आपको तैयार करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और कुछ कमेंट थी कि मैम आप काव्य शास्त्र भी लेके आइए, मैम भाषा विज्ञान भी, मैम व्याकरण भी। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। हमारे पास जितने संसाधन हैं, क्योंकि हम आपसे कोई पे नहीं ले रहे हैं। अगर पे लेते तो हो सकता था कि हम डिजिटल लगवा लेते, लेकिन हम आपको बिल्कुल निःशुल्क सारी चीज़ें दे रहे हैं। हाँ, ठीक है कि आपको वाइट बोर्ड पे मिल रहा है, कुछ क्लासेज कुछ कम समय की होती हैं, लेकिन इसी के साथ में आपको मैटर तो अच्छा मिल रहा है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, आपको परीक्षा पास करनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्लास को देखिए। क्लास की जो महत्वपूर्णता है, क्वालिटी की बात मैं यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि क्वालिटी में तो मैं खुद आपसे बोलती हूँ कि लिखने पे ना जाके मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आपकी लगी रहेंगी। देखिए, कुछ समय जब तक रहेगा तब तक लगी रहेंगी, लेकिन हाँ, आपको जो सारे तथ्य हैं वो प्रामाणिक हैं। सारे जो भी तथ्य आपको दिए जाते हैं वो ऑथेंटिक बुक से ही उठाए जाते हैं, और इसी के साथ में अनायास कोई तथ्य नहीं आता है। हम बता देते हैं जो महत्वपूर्ण हो सकता है या जिसको आप यूं ही पढ़ के निकल सकते हैं। हम सीधा कहते हैं 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ से प्रश्न कभी बन भी जाता है तो विकल्प में आपको याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो महत्वपूर्ण है वो तो आप पढ़ेंगे ही। जब हम 3 बार 2-4 बार ये कह देते हैं कि आप इसको छोड़ दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बस 1-2 बार, तो आपके मस्तिष्क में ध्यान रहेगा कि अरे हाँ, इस तरह की रचना थी इस कवि की या इस रचनाकार की, जिसको ऐसे करके मैम ने बोला था, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ध्यान आ जाता है, ठीक है। तो आप खुद भी देख रहे होंगे, जब से आप हमारे साथ में जुड़े हैं, अभी लंबा समय भी हो गया है, उसी के साथ में आप कोई प्रैक्टिस सेट या कोई सोल्व पेपर जब आप सोल्व करते होंगे तो आपको लगता होगा कि जहाँ तक आपने पढ़ा है, यानी कि हम भारतेंदु युग में चल रहे हैं, इससे पहले का रीतिकाल और भारतेंदु या बाकी जो और रचनाकार हमने पढ़ लिए हैं, यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि आपके प्रश्न बच रहे होंगे, ठीक है। बात है कथनों की और पंक्तियों की, वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य भी इतना ही है। इससे ज़्यादा कोई फ़ोन नहीं कीजिएगा कि मैम जो आप पढ़ाती हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आप पीडीएफ बना दीजिए। तो देखिए भाई, मैं स्क्रीनशॉट लेने का पूरा समय देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए 1080 पिक्सल पे क्वालिटी बढ़ा के, उसके बाद आप उनको एक जगह इकट्ठा करते रहिए। आपने फ़ोन की मेमोरी भर लीजिएगा, फिर देखिएगा कि पहली स्क्रीन कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, कुछ नहीं होगा। पीडीएफ से भी बेशक हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, लेकिन पीडीएफ का औचित्य इतना था, हम देना नहीं चाह रहे थे आपको पीडीएफ, लेकिन पीडीएफ हमें इसलिए देनी पड़ी क्योंकि पंक्तियाँ जो है वहाँ से सीधे सीधे पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। उसी के साथ में अभी समय का अभाव था, परीक्षा कभी भी हो जाएगी, कभी भी अनाउंस हो जाएगा परीक्षा की तिथि, तो इसीलिए हमने वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कथन देने की बात कही है, कथन और पंक्तियाँ, क्योंकि कथन भी आपको सीधे सीधे पढ़ने रहेंगे, ठीक है।
और बस फीडबैक आप अपना हमें देते रहिए और हमसे जैसे पढ़ना है आप पढ़ते रहिए। चलिए बात करते हैं, आज भारतेंदु युग का देखेंगे कि समापन करेंगे। बात करते हैं राधा कृष्ण दास पे। राधा कृष्ण दास बता दें कि ये भारतेंदु के फुफेरे भाई माने जाते हैं। कहीं पे ममेरे भाई भी मिलेगा, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जी ने फुफेरे भाई कहा है। ठीक है, जन्म की बात करें तो 1865 ईस्वी में कहाँ हुआ था? काशी में। निधन 1907 ईस्वी में हुआ है। 1907 ईस्वी में देखिए, अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। 1907 ईस्वी में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के कई जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उनका निधन हुआ है। ठीक है, तो आपको वो भी समरी एक किनारे करके किसी अपनी ही जो नोटबुक है उसके एक पेज पे आप आधी नोटबुक छोड़ दीजिएगा। उसमें आप क्या कीजिएगा कि जो एक सीक्वेंस वाली चीज़ें होती हैं आप उनको नोट कीजिएगा। जैसे कि 1907 में किसका निधन हुआ है? अभी तक 1907 में जन्म पूछा जाता है। आपके महादेवी वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और भी कई रचनाकार हैं। तो आप निधन भी याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर का नहीं पता, हो सकता है वो जन्म को छोड़ के मृत्यु पे उठा दे कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार का निधन 1907 में नहीं हुआ था। अब यहाँ पे आपको कई रचनाकार मिले हैं, तो इसीलिए आप चीज़ों को कोरिलेट कीजिए। आप देखिएगा जिस तरीके से हम बताते चलते हैं, छोटे छोटे पॉइंट आपको बताते चलते हैं। जो हमसे वास्तविकता में कैंडिडेट जुड़ा हुआ है, हमारे छोटे छोटे पॉइंटों को फॉलो कर रहा है, यकीनन मानिए उसकी तैयारी बहुत बेहतर हो रही होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ 1907 का। ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में दीक्षित थे, आपके भारतेंदु जी भी थे और ये भी। काव्य की बात कर लेते हैं तो भारत 12 मासा और देश दशा, इनकी ये दो काव्य ग्रंथ मिलते हैं। भारत 12 मासा में यदि बात करें तो स्वदेश के प्रति और देशभक्ति, स्वदेश के प्रति और पथिक, ये इनकी काव्य जो है संकलित भी हैं। दोनों महत्वपूर्ण हैं इनके। अन्य कविताओं में जो इनकी कविताएं लिखी हुई हैं उनमें बात कर लें तो जुबली, राम जानकी, ये खंड काव्य है राम जानकी। विजयनी विलाप, विनय, मैकडोनल्ड पुष्पांजलि, मैकडोनल्ड पुष्पांजलि, विजयनी विलाप, राम जानकी। जुबली और विनय को आप एक बार को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके नाटक की। नाटक में इनके नाटक हैं दुखनी बाला, महत्वपूर्ण है 1880 का। महाराणा प्रताप सिंह या राजस्थान केसरी 1897 ईस्वी। ठीक है, तो इसको डॉक्टर नगेंद्र ने, ये जो है आपका महाराणा प्रताप सिंह या राजस्थान केसरी, इसको डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम ऐतिहासिक नाटक मानने की मतलब ऐतिहासिक नाटक माना है। यदि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक पूछा जाता है तो आपका महाराणा प्रताप रहेगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप सिंह या राजस्थान केसरी, ये डॉक्टर नगेंद्र आप लिख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र ने फर्स्ट ऐतिहासिक नाटक माना है। ठीक है, इसके आगे बात कर लेते हैं पद्मावती 1882, पढ़े रहिएगा। सती प्रताप महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भारतेंदु जी का नाटक था, अपूर्ण था, और इसको इन्हीं के भाई यानी कि राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। ठीक है, भारतेंदु के भाई ने पूरा किया था, इसीलिए इसको यहाँ पे नोट किया गया है। बात कर लेते हैं उपन्यास में महत्वपूर्ण है आपका निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी का। विशेषता यह है कि यह हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है। हिंदी का यदि पूर्ण उपन्यास, पहला उपन्यास, पूर्ण उपन्यास कौन सा है तो वो है आपका निसहाय हिंदू। बात करते हैं कि इसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। एक तरीके से सामाजिक उपन्यास है ये। इसमें क्या कहते हैं, जो मुस्लिम समाज है और हिंदू समाज है, इन दोनों का चित्रण किया गया है। और मुस्लिम समाज की यहाँ पे अधिकता है। क्यों? क्योंकि यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम इसीलिए कहा है क्योंकि सामाजिक उपन्यास है। गोवध निवारण की समस्या किस में रहेगी? राजनीतिक उपन्यास में तो रहेगी नहीं भाई। ठीक है ना। अगर हम उपन्यासों की बात करें, समाज में रहते हुए तथ्यों की बात करें, तो गोवध यानी कि गायों का वध करने की जो समस्या है, ये एक सामाजिक समस्या है। पॉलिटिकल इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है। हालांकि अब तो राजनीति इन्हीं तथ्यों पे होने लगी है। आज की राजनीति तो इतनी गंदी हो गई है कि मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि बाप नीचे खड़ा हुआ है, बेटा छत पे है, और बाप यदि ये कहे, दोनों बाप बेटा राजनीति में है, यदि बाप कहे नीचे से, पिता कहे खड़े हुए कि बेटा कूद जाओ, तो बेटा भरोसा नहीं करेगा और कूदेगा नहीं। क्योंकि राजनीति इतनी गंदी हो गई है आज के समय में कि पुत्र को अपने पिता पे भरोसा नहीं है।
ठीक है। जबकि ये रिश्ते तो बहुत भरोसे वाले होते हैं कि इन पे हमें आँख बंद करके भरोसा करना होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, पालन पोषक करता धरता हमारे वही रहे हैं। लेकिन राजनीति में आने के बाद ये इतनी विसंगतियाँ आज की जो राजनीति की वास्तविकता है, जो यथार्थ है, वो यही है। ठीक है। तो यहाँ पे बात भी आगे चलेगी। निसहाय हिंदू ये सामाजिक उपन्यास है। इसमें गोवध की समस्या को और साथ में उसके निवारण की समस्या को दिखाया गया है। गायों का वध आप देखते हैं ज़्यादातर मुस्लिम समाज मतलब उस समय की बात कर रहे हैं, इस समय कोई अन्यत्र ना लीजिएगा कभी हम पे मानहानि का या वो कि आप हमारे धर्म के प्रति ऐसा बोली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जिस समय की हम बात कर रहे हैं यानी कि 1890 की, उस समय पे गायों का जो वध किया जाता था तो वो मुस्लिम ही लोग ही ज़्यादा करते थे और इनकी समस्याओं से निपटने का जो समाधान वगैरह है वो यहाँ पे राधा कृष्णदास जी ने किया है। तो गोवध की समस्या या गोवध निवारण की समस्या से ये लिखा गया है। सामाजिक उपन्यास है, मुस्लिम समाज का इसमें अंकन किया गया है और ये पहला पूर्ण उपन्यास है। ठीक है। ये यानी कि आपके राधा कृष्णदास जी नागरी प्रचारणी सभा जो काशी थी उसके सभापति थे, प्रथम सभापति। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं अगले रचनाकार को। चलिए थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं क्योंकि हमें पूरा ये जो आपका कंप्लीट करना है आपका भारतेंदु युग। बात कर लेते हैं राधाचरण गोस्वामी की। यहीं पे नोट कीजिए, राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी की बात करें तो जन्म है इनका 1859 ईस्वी। कहाँ? वृंदावन। निधन की बात करें तो निधन है इनका 1925 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं रचनाओं में बात करें तो नव भक्तमाल महत्वपूर्ण है, नव भक्तमाल इनकी महत्वपूर्ण है। फिर लिख लीजिए आप इश्क चमन, दामिनी दूतिका, दामिनी दूतिका, ये एक खंड काव्य है और इसी के साथ में है आपका शिशिर सुषमा। नाटक की बात करें इनके तो नाटक में आपको मिलेगा पहला बूढ़े मुँह मुहासे, बूढ़े मुँह मुहासे। दूसरा है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। फिर है अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर। फोर्थ है सती चंद्रावती 1895। और एक इनका नाटक है सुदामा चरित। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप पढ़े रहिएगा क्योंकि कब प्रश्न बन जाए कहाँ नहीं जा सकता। ठीक है। और निबंध में इनकी बात करें तो इनका निबंध है यमलोक की यात्रा, यमलोक की यात्रा। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर देखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं राधाचरण गोस्वामी की। तो जन्म है 1859 से, कहाँ हुआ था? वृंदावन में। और 1925 ईस्वी इनका निधन है। रचनाओं की बात करें तो नव भक्तमाल इनकी रचना है, प्रसिद्ध है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इश्क चमन, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, ये आप पढ़े रहिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं कम है। नाटक की बात करें महत्वपूर्ण है बूढ़े मुँह मुहासे। तन मन धन गोसाई जी को अर्पण प्रश्न बन चुका है। अमर सिंह राठौर प्रश्न बन चुका है। सती चंद्रावती आप देख सकते हैं। सुदामा चरित आप देख के रखिएगा, एक दो बार आप पढ़े रहिएगा। निबंध में बात करें तो यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी जी का निबंध है। ठीक है।
और इन्हीं का माना जाता है कि भारतेंदु नामक पत्र इन्होंने वृंदावन से प्रकाशित कराया था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखते हैं भारतेंदु युग के अन्य रचनाकार जो महत्वपूर्ण हैं उनको देख लेते हैं। भारतेंदु युग के अन्य रचनाकार। भारतेंदु युग के अन्य रचनाकार, ठीक है। पहले नंबर पे बात करते हैं नवनीत चतुर्वेदी। नवनीत चतुर्वेदी, समय है 1868 से 1919। रचनाओं में बात करें तो कुब्जा पचीसी, कुब्जा पचीसी ये रीति पद्धति पर आधारित ग्रंथ है। रीति पद्धति पर आधारित ग्रंथ है, ठीक है। और दूसरा ग्रंथ है इनका प्रेम पचीसी। और इनके जो इनके नवनीत चतुर्वेदी के शिष्य जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर माने जाते हैं। अगले हैं गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं, सीधे सीधे लिखिएगा आप, श्रृंगार सरोजिनी। दूसरे नंबर पे लिखिएगा पावस पयोनिधि, पावस पयोनिधि। तीसरे नंबर पे आप लिखिएगा षड ऋतु। फोर्थ नंबर पे आप लिखिएगा राधामुख षोडशी, राधामुख षोडशी। पांचवें नंबर पे आप लिखिएगा नीति विनोद। तीसरे नंबर पे आप लिखिएगा दिवाकर भट्ट। दिवाकर भट्ट का है नखशिख, 1884 का मिलता है पहला। और दूसरा आप इनका नोट कीजिएगा नवोढ़ा रत्न। नवोढ़ा रत्न की यदि बात करें तो ये 1888 का है। इसी के बाद में रामकृष्ण वर्मा, फोर्थ नंबर के रचनाकार हैं रामकृष्ण वर्मा। रामकृष्ण वर्मा की बात, रामकृष्ण वर्मा इनका उपनाम है बलवीर। उपनामों से भी कई बार प्रश्न बनता है, तो इनकी रचना है बलवीर पचासा, ठीक है। पांचवें नंबर पे यदि बात करें तो आपके गुलाब सिंह। गुलाब सिंह की रचना है प्रेम सतसई। सिक्स नंबर पे बात करें तो राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप। गोप इनका उपनाम है। प्रेम संदेशा, प्रेम संदेशा। सातवें नंबर पे बात करें तो दुर्गा दत्त व्यास। दुर्गा दत्त व्यास की बात करें तो रचना है अधमोद्धार शतक। (1872) की, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं आगे को थोड़ा सा। चलिए बात कर लेते हैं अन्य रचनाकारों में भारतेंदु युग के, क्योंकि आज ये हमारी अंतिम क्लास है। नवनीत चतुर्वेदी की बात करें तो समय जो है 1868 से 1919 ईस्वी इनका माना गया है। कुब्जा पचीसी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रीति निरूपक ग्रंथों में इनकी आती है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा भारतेंदु युग की कौन सी रचना रीति निरूपक ग्रंथ से संबंधित है या रीति निरूपक ग्रंथ है, ठीक है, या प्रवृत्ति विशेष में अलग है।
ठीक है। तो ये है आपकी कुब्जा पचीसी, रीति निरूपक ग्रंथ मतलब पद्धति पर लिखी गई है। और प्रेम पचीसी भी इन्हीं की रचना है। किनकी? नवनीत चतुर्वेदी की। नवनीत चतुर्वेदी जी के शिष्य हुए हैं आगे चल के जगन्नाथ दास रत्नाकर। बात करते हैं दूसरे रचनाकार है गोविंद गिल्ला भाई। इनकी रचना है श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बना है, षड ऋतु, राधामुख षोडशी, पढ़े रहिएगा, नीति विनोद, ये नीति से संबंधित इनकी रचना है। ठीक है। तो श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि और राधामुख षोडशी, आप इनको याद रखिएगा, बाकी को आप पढ़े रहिएगा। बात कर लेते हैं आगे दिवाकर भट्ट की। दिवाकर भट्ट ये रचनाकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि विकल्प काटने में आपको सहायता मिलेगी। नक्शिक 1884 की रचना है और नवोढ़ा रत्न 1888 की रचना है। नक्शिक कभी भ्रमित करने के लिए यहाँ से प्रश्न बना सकता है, आप इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण वर्मा, इनका उपनाम है बलवीर। उपनाम वाली सीरीज एक जगह आप अपने से नोट कीजिएगा, देखिए कलेक्शन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ यदि हम आपको दे दें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। आपने एक बार यहाँ पे लिखा रामकृष्ण वर्मा बलवीर, इसके बाद में आप फिर एक लिस्ट बनाएंगे उपनाम की, आप वहाँ पे लिखेंगे रामकृष्ण वर्मा, उसके आगे आप उपनाम लिखेंगे बलवीर, आगे आके फिर आप लिखेंगे राव कृष्णदेव शरण सिंह, उसके आगे उपनाम लिखेंगे गोप। ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। जब आप 2 से 3 बार तथ्यों को लिख के रिवीजन जब करते हैं तो आपकी चीज़ें याद होती चलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे बलवीर की, तो इनकी रचना है बलवीर पचासा। इसी के बाद में बात करते हैं गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने भी प्रेम सतसई लिखी है। सतसई, प्रेम सतसई किसने लिखी है? गुलाब सिंह ने। सतसई से प्रश्न बनेगा, सतसई वाले इंडेक्स में ले जाइएगा, गुलाब सिंह को उठा के वहाँ पे लिख दीजिएगा क्या? प्रेम सतसई, प्रश्न बन जाएगा। आगे बात कर लेते हैं राव कृष्णदेव शरण सिंह। गोप उपनाम है इनका। क्या उपनाम है? गोप। इनकी रचना है प्रेम संदेशा, और ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है प्रेम संदेशा। ठीक है। जब भी कभी किसी का प्रेम में संदेश आप देखते होंगे तो कहीं ना कहीं श्रृंगार झलकता है, तो ये नायक नायिका का वहाँ पे तो प्रेम संदेशा राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप की रचना है, और श्रृंगार रस में ये रचना है। दुर्गादत्त व्यास की बात करें तो इनकी रचना है अधमोद्धार शतक। अधमोद्धार शतक 1872 की है। भारतेंदु युग के जो अन्य रचनाकारों में थे यही थे, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वैसे आपको लगता होगा जब हम कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, आपको लगता होगा बोले अब क्लास फिनिश हो गई, आपने सोचा होगा भारतेंदु युग कंप्लीट, इतनी आसानी से हम कंप्लीट कैसे करवा देंगे भारतेंदु युग आपको। हालांकि आपको आनंद आता होगा पढ़ने में, क्योंकि हम इस तरह पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी तथ्यों को छोड़ना कोई है, परीक्षा जो पास करानी है सबकी। बात कर लेते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह। भारतेंदु युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह। देखिए हम कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। बात करते हैं गंगाधर, इनका उपनाम है द्विजगंग। गंगाधर का उपनाम है द्विजगंग। इनकी रचना है समस्या प्रकाश। दूसरे नंबर पे है दुर्गादत्त व्यास। देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए दुर्गादत्त व्यास, एक जगह संकलन हम आपको दे रहे हैं, तो समस्या पूर्ति प्रकाश। समस्या पूर्ति प्रकाश। गोविंद गिल्ला भाई, गोविंद गिल्ला भाई, समस्या पूर्ति प्रदीप। समस्या पूर्ति प्रदीप। 4th नंबर पे यदि बात कर लें तो अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की बात करें, इनकी है समस्या पूर्ति सर्वस्व। देख चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, समस्या पूर्ति सर्वस्व। 5th नंबर पे बात कर लें तो आपके हैं नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह, और इनकी रचना है पंचरत्न। बात कर लेते हैं भारतेंदु युगीन राम भक्त कवि।
भारतेंदु योगीन राम भक्त कवि। इनमें कौन से हैं पहले देख लेते हैं। बाबू तोताराम, बाबू तोताराम राम रामायण। दूसरे नंबर पे हैं हरिनाथ पाठक। हरिनाथ पाठक की बात करें तो श्री ललित रामायण। कमेंट कीजिएगा ललिता नाटक किसका देखा था। तीसरे नंबर पे बात करें तो अक्षय कुमार। रसिक विलास रामायण। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अभी एक पॉइंट और बचा है, उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह या जो समस्या पूर्ति संबंधी रचनाएं लिखी गई हैं। गंगाधर द्विजगंग उपनाम है, उपनामों वाली श्रेणी आप लिस्ट एक अलग बना लीजिए। क्या है समस्या प्रकाश? दुर्गादत्त व्यास का समस्या पूर्ति प्रकाश है। गोविंद गिल्ला भाई का समस्या पूर्ति प्रदीप है। प्रदीप गिल्ला भाई का है। प्रकाश समस्या पूर्ति प्रकाश जो रहेगा वो दुर्गादत्त व्यास का। समस्या प्रकाश जो रहेगा वो गंगाधर द्विजगंग का रहेगा। अंबिकादत्त व्यास का समस्या पूर्ति सर्वस्व तो चर्चित है। अगर आपने ये रचना गलत करी तो इसका मतलब मेरा हिंदी पढ़ाना आपके लिए निरर्थक सिद्ध होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह, ये इनका पंचरत्न है। भारतेंदु योगीन राम भक्त कवि कौन कौन से हैं? बाबू तोताराम राम रामायण। हरिनाथ पाठक की रचना है श्री ललित रामायण और अक्षय कुमार की रचना है रसिक विलास रामायण। ठीक है, तो ये थे आपके राम भक्त जो कवि थे, उन्होंने राम भक्ति से संबंधित जो रचनाएं लिखी थी। समस्या पूर्ति से कौन कौन से संबंधित रचनाकार थे और उन्होंने समस्या पूर्ति से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, ये इंडेक्स आपके साथ है, सामने है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, इसीलिए कहती हूँ कि जो चर्चित रचनाएं हैं, जहाँ से प्रश्न बन चुका है, 3 से 4 बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है, कई बार टीजीटी अगर आप सभी का एनालिसिस करेंगे अन्य राज्यों की परीक्षाओं को देख के भी तो बहुत ज़्यादा समस्या पूर्ति सर्वस्व बन चुका है, इसीलिए कह रही थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगला। भारतेंदु योगीन रीति निरूपक ग्रंथ। अब आप देखिए, इतनी मेहनत के बाद भी मेरी क्लास को शेयर ना करें, मुझे कमेंट कुछ ना करें, तो अब मुझे नहीं लगता कि फिर आप गुरु दक्षिणा में मुझे क्या दे सकते हैं। लच्छीराम या कहें तो इनका उपनाम था ब्रह्मभट्ट। आप फीडबैक बढ़ाइए वरना फिर मैं क्लासों की संख्या कम कर दूंगी। महेश्वर विलास इनकी रचना है, महेश्वर विलास। दूसरे नंबर पे बात करें तो मुरारी दीन की बात करें तो जसवंत जसोभूषण। भूषण से समझ में आ रहा होगा किस प्रकार का निबंध रचना है, कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं आपने रीतिकाल में कितना पढ़ा है। बाल गोविंद मिश्र भाषा छंद प्रकाश। 4th नंबर पे बात करें तो आपके हैं कन्हैया लाल पौदार, अलंकार प्रकाश। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। रीति निरूपक ग्रंथों में हमने कहा था कि आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। जहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है वहाँ से हम आपको प्रश्न देंगे। जहाँ से आयोग जहाँ पे पहुँचने का प्रयास कर रहा है हम भी आपको वहीं पे पहुँचा के रहेंगे, तो चयन आपका निश्चित है। बात करते हैं लच्छीराम, उपनाम है इनका ब्रह्मभट्ट, रचना है महेश्वर विलास किसकी रचना है? तो लच्छीराम की, यानी कि ब्रह्मभट्ट। कई बार क्या होता है, आप देख रहे होंगे पुराने पेपर आपने देखे हैं, तो रचनाकार का सीधा नाम ना देकर उनका उपनाम से प्रश्न बन जाता है।
ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मुरारी दिन की बात करें तो जसवंत जसोभूषण इनकी रचना है। बाल गोविंद मिश्र की बात करें तो भाषा छंद प्रकाश इनकी रचना है। कन्हैयालाल पोद्दार की बात करें तो अलंकार प्रकाश। अलंकार प्रकाश की विशेषता थोड़ी सी ये है कन्हैयालाल पोद्दार के, ये गद्य में लिखित हुआ, जैसे कि ब्रजभाषा गद्य आपने रीतिकाल में पढ़ा था, उसी वही यहाँ पे ब्रजभाषा गद्य यहाँ पे आपको मिलेगा। ब्रजभाषा में इन्होंने गद्य का प्रयोग, गद्य में इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। किसने? कन्हैयालाल पोद्दार ने। अधिकांशतः जो भारतेंदु युग के रचनाकार थे उन्होंने काव्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया था, कुछ ने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया था, लेकिन गद्य के लिए सभी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया था। और यहाँ पे आपने देखा है कन्हैयालाल पोद्दार की जो रचना है आपकी अलंकार प्रकाश, इन्होंने इसमें ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये आपके रहा यहाँ पे भारतेंदु युग आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ में आप अब कहीं पे भी देखिए कंपैरिजन आप नहीं कर सकते किसी का किसी से भी, मैं आपका अपने से कंपैरिजन नहीं कर सकती। जबकि आपको देखिए थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिए, जो भी कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन है, जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन डलता है, आपसे आग्रह है थोड़ा सा कि जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन डलता है आप समय से क्लास ले लिया कीजिए। क्योंकि जो आपके एक तरीके से कहें जो मैनेजर हैं या कहें जो आपका जो सारा सिस्टम है इसको जो कवर करके चल रहे हैं, आपको समय पे क्लासेस देनी, आपकी कमेंट का रिप्लाई करना, आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना, ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन करना। देखिए हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं इसमें। तो इन सब का जो प्रबंधन एक तरीके से करेंगे, आप प्रबंधक महोदय कह सकते हैं, जो प्रबंधन करता है उसको प्रबंधक महोदय कहा जाता है। तो आपको समय से सारी क्लासेस देते हैं, क्लास का नोटिफिकेशन भी कर देते हैं। जिस दिन उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने क्लास नहीं देखी है तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि दूसरी क्लास भी फिर नहीं देखी जाएगी, इसीलिए फिर वो दूसरी क्लास को रोक देते हैं। आपसे थोड़ा सा आग्रह यही है कि आप जैसे ही क्लास अपलोड होती है आपकी, एक दोपहर में और एक इवनिंग में, तो आप दोपहर वाली क्लास को समय पे देख लिया कीजिए और उसी के साथ में जैसे ही दूसरी क्लास अपलोड होती है आप अपनी क्लास को समय पे देख के फिनिश कर लिया कीजिए। तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अब मुझे दूसरी क्लास दे देनी चाहिए, आपको प्रेषित कर देनी चाहिए, अपलोड कर देनी चाहिए, तभी वो दूसरी क्लास को अपलोड करते हैं। उससे पहले वो देखते हैं कि हाँ कितने कैंडिडेट क्लास देख चुके हैं, उसी पे वो निर्धारित करके तब फिर वो क्लास किसी दिन 1 कर देते हैं, किसी दिन 2 कर देते हैं। तो देखिए यदि आपको कंटिन्यू 2 क्लासेज लेनी है तो आप अपनी क्लास को, पहली वाली क्लास को समय पे देखिएगा, दूसरी वाली को भी समय पे देखिए। अगर आप क्लासों को समय पे नहीं देखेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, आपके अपने हाथ में ये निर्णय है कि आप क्लास कितनी लेंगे। अगर आप 3 क्लास लेना चाहते हैं, आप फीडबैक अच्छा दीजिए सर को, आपकी क्लासेज कंटिन्यू आपको 3 मिलने लगेंगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको किस तरह से पढ़ना है ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर नहीं। हमारे ऊपर इतना निर्भर करेगा कि हम आपको मैटर दे देंगे, हम क्लास आपको दे देंगे, और जो भेजने का काम है, जो क्लास को प्रेषित करने का काम है, वो प्रबंधक महोदय का है। वो जाने उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, आपके अनुसार आप पर ही निर्भर करेगा कि आप दिन में 2 क्लासेज लेना चाह रहे हैं कि 3 क्लासेज लेना चाह रहे हैं। आप उनको फीडबैक अच्छा देंगे, आप उनको जैसे ही क्लास अपलोड होती है आप समय से क्लास देखेंगे, लाइक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप क्लास अपलोड होने के 2 घंटे के अंदर भी पूर्ण रूप से जितने कैंडिडेट व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या बाकी अन्य साथी जो हमसे जुड़ रहे हैं समय पे देखिए, इसीलिए टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों पे क्लास का नोटिफिकेशन दे दिया जाता है जैसे ही क्लास अपलोड होती है। तो कृपया करके आप क्लास को समय से देख लिया कीजिए। अब जैसे ही आप क्लास देखेंगे उनको लगेगा कि हाँ पूरी जो संख्या है हमारी, जितने कैंडिडेट हमसे जुड़ के चल रहे हैं उन्होंने क्लास देख ली है, तब फिर वो आपकी दूसरी क्लास अपलोड करते हैं। आप देख रहे होंगे कि किसी किसी दिन वो एक ही क्लास अपलोड करते हैं। वो सिर्फ आपकी गतिविधियों पर ही डिपेंड करेगा, आपके सहयोग पर डिपेंड करेगा। आपका सहयोग अगर 2 क्लास लेने का है तो आप 2 क्लास लीजिए, 3 लेने का आप सहयोग हमें दे सकते हैं तो आप क्लास 3 लीजिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपका फीडबैक है, आप ही का फीडबैक निर्भर करेगा कि आप किस तरह पढ़ना चाहते हैं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो है वो प्रबंधक महोदय देखते हैं, उन्हीं के अनुसार सारी जो क्लासेज हैं आपकी उनका संचालन होता है। ठीक है, हर किसी चीज़ की वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हम आपको क्लास दे रहे हैं। इतना बेहतर और इतने विधिवत रूप से आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आप पूरे YouTube पे सर्च करके देख लीजिए। और बात मैं हिंदी विषय की ही नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी विषय के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप उठा के देख लीजिए।
करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी का आप देख लीजिए, ठीक है। कोई भी आपको पूर्ण नहीं देगा, विस्तृत नहीं देगा, नियमबद्ध नहीं देगा। आपकी कभी तो कोई क्लास छूटती है, किसी दिन आपकी क्लास कोई अपलोड नहीं होती है, वो उसके कहीं ना कहीं कुछ कारण रहते हैं, या तो तकनीकी इशू रहता है, नेटवर्क समस्या रहती है, या कोई दूसरी समस्या रहती है जिसकी वजह से आपको प्रेषित नहीं की जाती है। आपकी सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, इतनी सुविधाएं वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो आप फीडबैक बढ़ाइए। जैसे ही क्लास अपलोड होती है, आप 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल में आप क्लास देखिए, उसके बाद 3 घंटे बाद आप अपनी दूसरी क्लास लीजिए, फिर 3 घंटे बाद आप अपनी तीसरी क्लास लीजिए। तो आपकी अपनी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह पढ़ना चाहते हैं। तो अभी की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। आज भारतेंदु जी युग का समापन हुआ। बाकी के जो रचनाकार बचे हैं, बालकृष्ण भट्ट और बाकी के, वो सब हम जैसे जैसे गद्य में चलेंगे वैसे वैसे हम उनको पढ़ेंगे। तो इससे अगली वीडियो में हम मिलेंगे द्विवेदी युग के साथ में, देखेंगे द्विवेदी युग का नामकरण किसके नामकरण पे, किसके नाम के आधार पर हुआ है। और कमेंट कर दीजिएगा इस क्लास में कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे जो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, ये इतिहास में नामकरण की कौन सी प्रवृत्ति में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप इंतजार कीजिए द्विवेदी युग का। द्विवेदी युग का पहली क्लास में हम देखेंगे द्विवेदी युग का नामकरण, समय सीमा, विशेषताएं, विशेष प्रवृत्तियां, और उसी के साथ में देखेंगे द्विवेदी युग के जो रचनाकार हैं, ठीक है। और इसी के साथ यहीं तक आप अपना फीडबैक देना ना छोड़िए। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी उचित लगे वो कमेंट कीजिए। फिर से कह रही हूँ कि क्लास आप पे निर्भर करेंगी, आप कितना क्लास दिन में पढ़ना चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।